हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जमकर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिछले 6 माह के करंट अफेयर। एक सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज ये सेट 2 होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी बैंक से कोई बैंकिंग सर्विस लेते हैं तो सबसे पहले बैंक आपकी केवाईसी करता है। केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। आपके बारे में सारी डिटेल जानता है, आपका एड्रेस, नाम और सारी इंफॉर्मेशन बैंक अपने पास सेव करता है, उसको केवाईसी कहते हैं। और ये बैंकों के लिए बहुत ही मैंडेटरी होता है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर कस्टमर की केवाईसी किया जाना जरूरी है। और जो बैंक केवाईसी करते हैं वो फिजिकली करते थे, आपके घर पर विजिट करते थे या आप बैंक के प्रीमिसेस में विजिट करते थे और इस तरह से फिजिकली केवाईसी की जाती थी बैंकों के द्वारा, जिसमें बैंकों के एक्सपेंसेस भी काफी आ जाते थे। आरबीआई ने जनवरी में अपनी गाइडलाइंस इशू की और वीडियो केवाईसी करने के लिए अनुमति दे दी। वीडियो केवाईसी क्या होता है? वीडियो केवाईसी के अंदर वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप बैंक कस्टमर की सारी जानकारी जान लेता है, उसका पहचान पत्र, उसका आईडी प्रूफ, उसका आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और उसका एक फोटोग्राफ ले लेता है और सारा एड्रेस वगैरह सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो ऑनलाइन करता है वीडियो कॉल के द्वारा। इसको वीडियो केवाईसी कहते हैं, वीडियो केवाईसी कहते हैं। तो इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए एक कंपनी सामने आई है जिसका नाम है एमयू। एमयू ने वीडियो केवाईसी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। एमयू का सॉफ्टवेयर यूज करके बैंक्स अब वीडियो केवाईसी कर सकेंगे, जिसके तहत बैंकों की 90% केवाईसी करने की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी बैंकों के अंदर केवाईसी करने की। जैसे आप कोई भी नया अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसके लिए जो आपको केवाईसी करानी पड़ती थी, अब वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो जाएगी। अब जो वीडियो कॉल के माध्यम से होगी उसके लिए जो कस्टमर का जो डाटा सेव किया जाएगा, उसके आधार कार्ड का नंबर, उसके पैन कार्ड का नंबर, उसका फोटोग्राफ, उसका एड्रेस वगैरह, उसका सारा रिकॉर्ड कहां पर मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए एमयू ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है बैंकों को। और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली एमयू पहली कंपनी बन गई है। अब यहां से आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वीडियो केवाईसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए किस कंपनी ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है? तो आंसर क्या होगा आपका? एमयू। वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो केवाईसी के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, किस कंपनी ने प्रोवाइड किया है? एमयू ने। और इस प्लेटफॉर्म को, वीडियो केवाईसी के प्लेटफॉर्म को यूज करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा बन गया है? ये अगला क्वेश्चन है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है जो सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। कोटक महिंद्रा बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट्स कस्टमर्स। अब यहां से आपके एग्जाम के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। जैसे कोटक महिंद्रा किस तरह का बैंक है? ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और इसके एमडी सीईओ का नाम क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ हैं उदय कोटक। उदय कोटक ही इसके फाउंडर भी हैं। उदय कोटक ने ही कोटक महिंद्रा बैंक ओपन किया था महिंद्रा कंपनी की साझेदारी के साथ। अगला क्या पूछा जा सकता है? यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? तो कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। अभी तक मैंने आपको एक ही पॉइंट से जुड़े हुए दो करंट अफेयर बताए हैं। सबसे पहला बताया है कि वीडियो केवाईसी के लिए ऐसी कौन सी कंपनी है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी, तो उसका नाम है एमयू। एमयू। और वीडियो केवाईसी को यूज करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। कोटक महिंद्रा बैंक अपने सेविंग अकाउंट्स को ओपन करने के लिए वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी को यूज करेगा और ये एमयू कंपनी के सॉफ्टवेयर को, उसके रिसोर्सेज को यूज करेगा। और इस तरीके से अब मोस्टली बैंक इसको अपनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो सबसे पहले किसी भी फैसिलिटी को स्टार्ट करता है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से आपने सीखा कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके एमडी सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उदय कुमार हैं और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास अभय लोन स्कीम किस बैंक ने लॉन्च की है? विच बैंक हैज लॉन्च द विकास अभय लोन? विकास अभय लोन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक।
कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय लोन स्कीम लॉन्च की है। अब ये कर्नाटका विकास बैंक किस तरह का बैंक है? ये आरआरबी बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इस बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटका में है। विकास अभय लोन किन के लिए स्टार्ट की है? विकास अभय लोन एमएसएमई के बोरोवर्स के लिए स्टार्ट की है। कोविड-19 की वजह से जो बोरोवर्स यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक से लोन लिया हुआ है और वो एमएसएमई सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन बोरोवर्स के लिए विकास अभय लोन स्कीम लॉन्च की है। किस बैंक ने लॉन्च की है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इस स्कीम के अंडर 1 लाख रुपए तक का और एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड कराया जाएगा विदाउट कोलेटरल्स, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी जमानत के प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस लोन को रीपे करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 36 मंथ। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आरआरबी बैंक्स होते हैं, जितने भी आरआरबी बैंक हैं, वो लगभग 36 बचे हुए हैं अब तो, वो सभी बैंक किसी ना किसी सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटका में है, धारवाड़ में है, उस बैंक को किसने स्पॉन्सर किया है? वो बैंक है स्पॉन्सर्ड बाय केनरा बैंक। ये पहले सिंडिकेट बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, अब सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक के अंदर मर्ज हो चुका है। तो अब ये कहा जाएगा कि केनरा बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडबी, जिसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए डिसाइड किया है जिसका नाम है इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म, इंडिया स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म। तो ये किस तरह का प्लेटफॉर्म होगा? देखिए, सिडबी किन के लिए काम करता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, या मैं कहूं डायरेक्टली एमएसएमई सेक्टर के लिए वर्क करता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वर्क करता है। तो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, चाहे उसमें गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट्स है, रेगुलेटर्स है, इंप्लॉइज हैं, या उनको लोन प्रोवाइड कराने वाले फाइनेंसर्स हैं, ठीक है, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की पहल करने जा रहा है सिडबी। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम रखा है इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ये अभी लॉन्च किया नहीं है, ये फिर से दोबारा से आपके करंट अफेयर में कुछ महीनों कुछ दिनों के बाद फिर से आएगा। तो अभी आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिडबी ने एमएसएमई सेक्टर को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है? इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? सिडबी के द्वारा होगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। इस पर होगा क्या? ये एक वेबसाइट होगी। ये क्या होगी? ये एक वेबसाइट होगी जिस पर एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होंगी, जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे, जितनी भी सर्विसेज होंगी, जितने भी आर्टिकल्स होंगे, वो सभी एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे। जितने भी सर्टिफिकेशन वगैरह, सर्टिफिकेट लेने की जितनी भी सारी प्रोसेसेस होती हैं, सारा का सारा इकोसिस्टम, एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ सारा का सारा इकोसिस्टम ये इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे। मैंने सिंपल से इतनी बात कही है कि एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम लघु उद्योग से जुड़े हुए जितनी भी सर्विसेज होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज वगैरह होती हैं, वो एक एक मंच पर प्रोवाइड कराने के लिए सीडबी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम होगा इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म। अब यहां से एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स बनते हैं आपके एग्जाम में, और जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका मुंबई दिल्ली में नहीं है, बिल्कुल साइड में यूपी में है, लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। तो सिडबी का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। उसके चेयरमैन और एमडी भी काफी बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो सिडबी बैंक के चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफा, याद रखना है, मोहम्मद मुस्तफा। क्या आप मुझे बता सकते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के यूनियन मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके आंसर दें। बहुत ही सिंपल है और काफी बार मैंने पहले भी क्लासरूम में भी ट्रिक के थ्रू आपको रिवाइज कराया हुआ है, ठीक है।
एमएसएमई मिनिस्टर वही हैं जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मिनिस्टर हैं। तो अब आपको बिल्कुल आइडिया लग चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये एक पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। हो सकता है इसके आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए, पीएमवीवीवाई, याद रखना है पीएमवीवीवाई, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये वृद्ध लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम है, जिसके अंदर अगर आपकी 60 प्लस एज है, 60 एज है, तो आप इस स्कीम को ले सकते हैं। दरअसल इसका एक टाइम पीरियड होता है कि ये गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की थी, ये 1-2 साल के लिए लॉन्च की थी। अब इसका 31 मार्च को टाइम पीरियड खत्म हो गया था। इसके बाद जो कस्टमर्स हैं वो नहीं ले सकते थे इस स्कीम को। लेकिन रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी जो डेडलाइन है वो इंक्रीज कर दी है, एक्सटेंड कर दी है। 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है, और एक्सटेंड होकर कितनी हो गई है, 31 मार्च 2023, 31 March 2023. Union Cabinet has recently extended the pension plan till 31 March 2023, which is a social security scheme for senior citizens. अब आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कब तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा, मार्च 2023 तक, मार्च 2023 तक कर दिया गया है। इस स्कीम को केवल एलआईसी के द्वारा सेल किया जाता है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कहां से खरीद सकते हैं, या केवल अकेले ऐसी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको प्रोवाइड कराता है। तो वो है एलआईसी। केवल और केवल एलआईसी ही इस स्कीम को बेच सकते हैं, इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के अंदर एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट क्या है, मिनिमम 60 ईयर और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और इसका कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 साल के लिए, अभी मैंने बताया, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के अंदर मैक्सिमम एक सीनियर सिटीजन कितना इन्वेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है 15 लाख रुपए। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक वन टाइम में आपको एक लमसम अमाउंट पे करना होता है एलआईसी को, और उसके बदले में मंथली, आपकी क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली, जैसा भी आप प्लान चूज करते हैं, आपको उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। और आप उसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपको एक पेंशन प्रोवाइड की जाती है मंथली। देखिए ये स्कीम किन के लिए है, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो जब रिटायरमेंट के टाइम पर आता है तो 40-50 लाख 30 लाख अपने साथ लेकर आता है, तो सोचता है कि मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं, और ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि जहां पर सेफ भी हो। शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने की नहीं सोचता, क्योंकि उसकी खून पसीने की कमाई होती है और वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है। तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको एक ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कि आप प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ले सकते हैं, जिसमें आप 15 लाख तक का मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर आपको फिक्स रेट से पेंशन दी जाएगी। वो आप पर डिपेंड करेगा आप कब लेना चाहेंगे, मंथली लेना चाहेंगे, क्वार्टरली लेना चाहेंगे, हाफ ईयरली लेना चाहेंगे और ईयरली लेना चाहेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसका मैं आपको रूप भी दिखा देता हूं एक्सटेंड करने के बाद। जैसे मैंने कहा था कि एज लिमिट मिनिमम 60 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे कि इसमें कितने साल के लिए इन्वेस्ट कराया जाता है। इसमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। 10 साल, देखो कैसे होगा, जैसे आपने मान लो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो उस पर 10 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ले सकते हैं, और 10 साल के बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई है 60 प्लस या कोई रिटायरमेंट आया है, तो वो इस पेंशन स्कीम को ले सकता है। इसमें मिनिमम जो पेंशन होगी वो 1000 रुपीज होगी मंथली, क्वार्टरली 3000 और हाफ ईयरली 6000 और ईयरली 12,000 होगी। और मैक्सिमम जो पेंशन हो सकती है 9,250 रुपए, 17,750। ये आपसे अमाउंट कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको बता देता हूं। ये तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जब आप इस स्कीम को ले रहे होंगे, ठीक है।
इसके अंदर अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं तो मिनिमम कितने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम कितने की परचेज करना पड़ेगा। तो अभी अगर आपको 1000 रुपए का 1000 रुपए की जो लेनी है आपको पेंशन, तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको 1,56,658 रुपए, 1,56,600,580। इसी तरीके से ये यहाँ पर चीजें दी हुई हैं। हाँ, इसमें 3 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप लेते हैं तो आपके अकाउंट से ये डिडक्ट होता रहेगा, बैंक अकाउंट से आपके पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहेंगे, आते रहेंगे। जो पेंशन है वो आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी मंथली, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है, और गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती हैं वो आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। इवन आपके आरबीआई ग्रेड बी, सीबी वगैरह में तो काफी ज्यादा पूछी जाती हैं ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सेविंग बॉन्ड स्कीम थी, जिसको गवर्नमेंट ने विड्रॉल कर दिया है, अब बंद कर दिया है, ठीक है। अब सेविंग बॉन्ड स्कीम क्या होती है? सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए बॉन्ड का, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक लोन लेने का एक तरीका है। मैं दो वर्ड्स यूज करता हूं, एक डिबेंचर यूज करता हूं, एक बॉन्ड्स यूज करता हूं। दोनों के दोनों क्या है? लोन लेने के तरीके हैं। किसके लोन लेने के तरीके हैं? अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो डिबेंचर इशू करती है। अगर गवर्नमेंट को पैसे रिक्वायरमेंट होती है तो बॉन्ड इशू करती है। तो गवर्नमेंट ने एक 7.75% की रेट से उस पर अर्निंग प्रोवाइड करने वाला, रिटर्न प्रोवाइड करने वाला सेविंग बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया था 2018 के अंदर। 2018 के अंदर एक बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंदर लोग एक सिक्योर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको 7.75 की दर से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब इस बॉन्ड स्कीम को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल यहाँ पर दी गई है, लेकिन अब वो आपके काम की नहीं, क्योंकि ये स्कीम ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बाकी इंफॉर्मेशन आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता था? 7.75। ये जरूर याद रखना है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि किस बॉन्ड स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है। तो आप कहेंगे 7.75% इंटरेस्ट वाली सेविंग बॉन्ड स्कीम को क्या कर दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है। अगर इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट था वो 1000 रुपीज का करना होता था, और एक बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपीज होती थी। इस तरह की, यानी कि मिनिमम आपको 10 बॉन्ड खरीदने होते थे, ठीक है। लेकिन अब ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये अमाउंट और इसका नाम याद रखना है। और बॉन्ड और डिबेंचर के बारे में भी आप समझ पाए होंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं। अगला है FPI। व्हाट इज FPI? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था एफपीआई के बारे में। देखिए, करंट अफेयर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एफपीआई के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। एक एफडीआई और दूसरा है एफआईआई कह सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या एफपीआई कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर, कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी के अंदर उनकी एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, यानी कि सीधा उनकी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर्टी को खरीदता है, या फिर उसके जो परमानेंट शेयर होल्डिंग के लिए शेयर्स खरीदता है और 10% से ज्यादा शेयर खरीदता है, जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर वॉलमार्ट ने शेयर्स खरीदे हैं, तो उसको एफडीआई कहते हैं। अगर केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए शेयर्स को खरीदा और बेचा जा रहा है, कभी भी जब शेयर्स के प्राइस डाउन हुए तब खरीद लिया और जैसे ही प्राइस बढ़े तुरंत बेचकर निकल गया कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, उसको एफपीआई कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे ही मान लीजिए रिलायंस के शेयर में सस्ते हुए तो किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने खरीद लिए, और जैसे ही शेयर्स के प्राइस बढ़े और तुरंत बेचकर निकल गया। उसका उस बिजनेस से कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको बस मौके का फायदा उठाना था, उसको एफपीआई कहते हैं, ठीक है। तो एफपीआई जो होता है, एफपीआई डिफरेंट सेक्टर्स में होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे शेयर्स में किया जा सकता है, बॉन्ड्स में किया जा सकता है,
अब बॉन्ड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं और प्राइवेट कंपनियों के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड कहा जाता है उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कंपनियों के, जो प्राइवेट कंपनियों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूट के अंदर, उसकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट कितनी है? वो लिमिट है 3.17 लाख करोड़, 3.17 लाख करोड़। उस लिमिट को रिसेंटली इंक्रीज कर दिया गया है, उस लिमिट को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। उस लिमिट को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 15% कर दिया गया है। मैं आपको सीधा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर लिमिट करने की एक, उसके अंदर इन्वेस्ट करने की एक लिमिट होती है। वो लिमिट थी 3.17 लाख करोड़, उसको बढ़ाकर 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर एफपीआई की लिमिट को कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है? तो उसका आंसर क्या होगा? उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। 9% से 15% कर दिया गया है। इतना सा आपको याद रखना है। साथ में आपको याद होना चाहिए एफपीआई होता क्या है, एफडीआई एफपीआई में क्या डिफरेंस है, और एफपीआई किस किस तरीके से हो सकता है। शेयर्स में हो सकता है, डिबेंचर्स में हो सकता है, बॉन्ड्स में हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो सकता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च की है। आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च्ड द व्हाट्सएप बैंकिंग टू असिस्ट इट्स कस्टमर इन मीटिंग द बैंकिंग नीड्स फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंदर घर बैठे ही आपको बैंकिंग सुविधा मिल जाए, उसके लिए व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, विच बैंक हैज लॉन्च द व्हाट्सएप बैंकिंग? तो आंसर क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप आईसीआईसीआई के कस्टमर हैं, आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हैं, तो आपको क्या करना होगा? एक नंबर है जो बैंक का कस्टमर केयर नंबर है जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर को सेव करना होगा और व्हाट्सएप से हाय लिखना होगा और आपकी व्हाट्सएप बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगी। व्हाट्सएप पर ही आप अपना बैलेंस जान पाएंगे और वहां से डिफरेंट टाइप की बैंकिंग सुविधाएं ले पाएंगे। तो याद रखेगा, व्हाट्सएप के अंदर भी पेमेंट के फीचर्स जल्द ही आने वाले हैं। अभी उसका बीटा वर्जन चल रहा है, कुछ ही टेस्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से एक्स्ट्रा चीजें जो आपको याद रखनी है वो क्या है? आईसीआईसीआई बैंक के बारे में याद रखनी है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी दो टैगलाइन चलती हैं, एक है हम है ना और दूसरा ख्याल आपका। हम है ना और दूसरी टैगलाइन क्या चलती है? ख्याल आपका। तो अभी प्रेजेंट में जो यूज में है वो क्या है? हम है ना। आईसीआईसीआई बैंक क्या कहता है कस्टमर्स को? हम है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? इस तरीके से याद कर लीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो आईसीआईसीआई बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। इनसे पहले कौन थी? चंदा कोचर थी। अब कौन है? संदीप बख्शी। चंदा कोचर कुछ फ्रॉड्स वगैरह के चक्कर में रिजाइन कर दिया था, उनको हटा दिया गया था और उसके बाद संदीप बख्शी को बनाया गया है। चंदा कोचर की कहानी आप यूट्यूब पर जरूर सर्च करके पढ़े, काफी इंटरेस्टिंग लेडी है और काफी उन्होंने बैंकिंग के अंदर नाम कमाया है। वीडियोकॉन के अंदर कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ था, उनके हस्बैंड ने किया था, तो उसके कारण अब उनको हटा दिया गया आईसीआईसीआई बैंक से। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोन पे आप यूज करते ही होंगे, नाम सुना ही होगा। फोन पे ने अपनी यूपीआई की सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ गठबंधन कर लिया है, पार्टनरशिप कर ली है। इससे पहले फोन पे का यस बैंक के साथ टाई अप था यूपीआई की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन आपको पता ही होगा यस बैंक काफी डूबने की स्थिति में पहुंच चुका है, काफी लॉसेस के अंदर चल रहा था और इसकी एनपीए, क्योंकि इसकी एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, तो यस बैंक को मोराटोरियम कर दिया था आरबीआई ने 5 मार्च को, जिस वजह से फोन पे की सर्विसेज भी बाधित हो गई थी एक दिन के लिए, पूरे 24 घंटे के लिए, और फोन पे के कस्टमर्स काफी परेशान रहे एक दिन के लिए। लेकिन जल्द ही फोन पे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइप किया और अपनी सर्विसेज बहाल कर दी। अब फोन पे का टाइप किसके साथ है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ है। और आईसीआईसीआई बैंक की मैंने आपको कंप्लीट जानकारी अब इससे पहले वाले करंट अफेयर में दे दी थी आपको। ठीक है,
यस बैंक की बात करते हैं। यस बैंक लॉस में चल रहा था, इसको रिवाइव करने के लिए आरबीआई ने प्लान बनाया और इसके 49% शेयर्स किसको दे दिए? एसबीआई को दे दिए। एसबीआई ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, जो डूब गया है उसको दोबारा से बचाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन स्कीम थी 2020, उसके अंदर क्या किया गया? 49% शेयर्स किसको दे दिए गए? एसबीआई को बेच दिए गए। इतना याद रखना है आपको। कितने शेयर्स हैं यस बैंक के अंदर? एसबीआई के। थोड़ी सी यस बैंक पर भी फोकस डालते हैं। यस बैंक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे यस बैंक के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। क्या टैगलाइन है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। इसको फाउंड किसने किया था? यस बैंक के फाउंडर कौन है? राणा कपूर। और इनके सहयोगी थे अशोक कपूर। अशोक कपूर की जो मुंबई में हमला हुआ था ताज होटल के अंदर, उसके अंदर डेथ हो गई थी और राणा कपूर ही अकेले इसके फाउंडर बचे थे। ठीक है, तो राणा कपूर को एमडी सीईओ नहीं समझना, अभी पहले थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? यस बैंक के अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है सुनील मेहता। क्या मुझे बता सकते हैं सुनील मेहता कौन है? ये एक्स एमडी सीईओ हैं पीएनबी बैंक के और प्रेजेंट में सीईओ हैं आईबीए के। और आप मुझे आईबीए के चेयरमैन बता सकते हैं? आईबीए के चेयरमैन, आईबीए के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। आईबीए के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार हैं। और यस बैंक के चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता है। और मैं कहूं एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक, ये कौन है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। और रजनीश कुमार कौन है? रजनीश कुमार एसबीआई के भी चेयरमैन है। मैं एक बारी दोबारा से रिवाइंड कराता हूं आपको सारी चीजें। यस बैंक का रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया गया 2020 में आरबीआई के द्वारा, जिसके अंदर 49% शेयर्स यस बैंक के किसको दे दिए गए? एसबीआई को दे दिए गए। हम बात कर रहे थे यस बैंक के बारे में। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। इसके फाउंडर कौन थे? राणा कपूर और अशोक कपूर थे। इनके नाम अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, इसलिए मैंने आपको बताए। अशोक कपूर की डेथ हो गई थी ताज होटल के अंदर, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके अंदर। और अकेले मालिक कौन बचे थे? राणा कपूर बचे थे। आप यस बैंक काफी नाजुक स्थिति से गुजर रहे थे। राणा कपूर अपने शेयर्स वगैरह बेचकर निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब यस बैंक काफी लॉस में चल रहा था और इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं सुनील मेहता, जो पहले पीएनबी बैंक के एमडी सीईओ थे। कुछ दिन पहले से, अक्टूबर 2019 से पहले ये पीएनबी बैंक के एमडी सीईओ थे। अब सुनील मेहता कौन है? अब सुनील मेहता यस बैंक के चेयरमैन है, साथ ही आईबीए के सीईओ है। आईबीए क्या है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इंडियन बैंक एसोसिएशन। और आईबीए के सीईओ कौन है? सुनील मेहता। और आईबीए के चेयरमैन कौन है? आईबीए के चेयरमैन है रजनीश कुमार। और रजनीश कुमार कौन है? ये एसबीआई के भी चेयरमैन है। और मैं बात करूं यस बैंक के एमडी सीईओ के बारे में तो ये है प्रशांत कुमार। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, याद करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज किस बैंक ने प्रोवाइड करनी स्टार्ट की है? विच बैंक हैज लॉन्च द वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज? तो ये सर्विस लॉन्च की है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च द वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। ये वॉइस असिस्टेंस बेस्ड सर्विस क्या होती है? दरअसल हुआ क्या है कि जैसे आप अलेक्सा यूज करते हैं, इमेजिन का एक प्रोडक्ट आता है जो आपको सामने यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये इस तरह का।
ठीक है, ये अलेक्सा आता है, इसको आप घर में इंस्टॉल कर देते हैं, अपने घर में इंस्टॉल कर देते हैं, वाईफाई वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं, अपने सारे डिवाइसेस सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। और ये एआई बेस्ड प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट है। जैसे आप अब इससे क्या फायदा हो जाएगा वॉइस असिस्टेंट से, आप अलेक्सा को कहेंगे, ठीक है, ऐसे ही अलेक्सा की तरह गूगल का भी एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और इस पर आप कैसे यूज करेंगे, आप कहेंगे अलेक्सा आस्क आईसीआईसीआई बैंक व्हाट इज माय बैलेंस, ठीक है, तो अलेक्सा आपका आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस बता देगी, आपका बता देगी कि क्रेडिट कार्ड का कितना ड्यू है। अलेक्सा आस्क आईसीआईसीआई बैंक व्हेन इज माय क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कब ड्यू है। आपको टाइप करके मैन्युअली सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलेंगे अलेक्सा या गूगल आपके बारे में सुनेगा और वो आपके बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड होगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। तो आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च्ड वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज ऑन इट्स इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मल्टी चैनल चैटबॉट। किसके माध्यम से होगा, जो आईसीआईसीआई बैंक की जो चैटबॉट है, आप ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैटबॉट आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईसीआईसीआई बैंक की चैटबॉट का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे आईपाल, आप क्या कहेंगे आईपाल। इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है अमेजन की अलेक्सा के साथ और गूगल के गूगल असिस्टेंट के साथ, और जिसके माध्यम से आप अपनी सारी बैंकिंग सर्विसेज अलेक्सा और गूगल के गूगल असिस्टेंट के माध्यम से कर पाएंगे, आपको मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आप जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा विच बैंक हैज लॉन्च्ड द वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज, तो नाम होगा आईसीआईसीआई बैंक। हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, ठीक है, हम है ना, और दूसरी टैगलाइन क्या है, ख्याल आपका। और इसके एमडीसीओ कौन है, इसके एमडीसीओ हैं संदीप बख्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक आई बॉक्स लॉन्च किया है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विच बैंक हैज लॉन्च द आई बॉक्स, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आईसीआईसीआई बैंक। ये आई बॉक्स क्या है, ये आई बॉक्स बैंकिंग आउटलेट से बाहर इंस्टॉल किए जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर लोकेट किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके किसी रेलवे स्टेशन के पास लोड कर दिया, किसी भी एरिया में ये एक बॉक्स होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे पीसीओ टाइप का होता है, जैसे पहले पीसीओ नहीं होते थे, ऐसे ही पीसीओ होगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा, आपको कोई भी बैंकिंग सर्विस लेनी है, जैसे आपने एटीएम कार्ड इशू कराया है, या आपने चेक बुक इशू कराई है, या आपने क्रेडिट कार्ड इशू कराया है, उसको इशू कराने के बाद आपको वो बैंक से लेने जाना होता है, ठीक है, या बैंक आपको नॉर्मली डाक के थ्रू वो चीजें भेजती है। तो अब बैंक क्या करेगा, आपके नियरेस्ट आई बॉक्स पर डिलीवर कर देगा और वहां से आप उसको पिक कर पाएंगे। ठीक ऐसे समझिए जैसे आपने अमेजन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो आपके पड़ोसी के, आप घर पर नहीं थे, आपके पड़ोसी के यहाँ पर आ गया और पड़ोसी के से आपने बाद में उठा लिया। तो ऐसे ही जगह जगह पर आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा आई बॉक्स यानी कि एक पीसीओ टाइप के बॉक्स लगाए जाएंगे जो आपके डिजिटली काम करेंगे, जिसके अंदर जैसे एटीएम टाइप का होता है, एटीएम टाइप का होगा वहां पर, ठीक है, बॉक्स होगा। और वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करेंगे, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा और वहां से जैसे आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो क्रेडिट कार्ड वहां पर आया हुआ है तो वहां से पिक कर पाएंगे। ये एक पिक करने का पॉइंट होगा आई बॉक्स। क्लियर हुआ। तो under this facility, customer will be able to take their debit card, credit card, checkbook, and return check from the branch close to their home or office। वो अपने होम या ऑफिस के नजदीक मिल पाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, भाई आप कहेंगे बैंक से ले लेते, भाई बैंकिंग का एक वर्किंग, बैंकों का एक वर्किंग आवर है, भाई 10 से 4 बजे या 5 बजे तक ही सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। और मान लीजिए आप ऑफिस में इंगेज हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आप 5 या 6 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो उस टाइम के बाद, ऑफिस टाइम के बाद आप वहां से उन चीजों को पिक कर पाएंगे। iBox टर्मिनल are installed outside the premises of the bank's branches which can be used even after the bank hours या बैंक closes। आई होप आप समझ गए होंगे कि iBox
सर्विस है क्या, तो आपसे पूछा जाएगा। और ये इस तरह की पहली पहली सर्विस है। लगभग 50 इस तरह के मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये लॉन्च किए जा चुके हैं, अभी ट्रायल मोड पर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर पाएंगे, ले पाएंगे। या आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक रूम टाइप का लगा सकते हैं, एक पीसीयू टाइप का लगा सकते हैं, एटीएम जितना रूम मान सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको जाना होगा, अपनी इंफॉर्मेशन या स्क्रीन में फिल करनी होगी। उसके बाद आपसे ओटीपी पूछा जाएगा, ओटीपी फिल करने के बाद आपको निकाल कर आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कुछ आपने अप्लाई किया वो निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किन दो बैंकों ने श्रीलंका के अंदर अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है, क्योंकि ये श्रीलंका के अंदर लॉसेस के अंदर चल रहे थे। तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका के अंदर अपने ऑपरेशंस को खत्म कर दिया है, वहां पर अपना बिजनेस को बिल्कुल बंद कर दिया है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक से अनुमति लेने के बाद वहां पर वाइंड अप कर दिया है, और वहां के कस्टमर्स का जो भी पैसा वगैरह था सारा लौटा दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये दोनों बैंक सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, इनके बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे थे। टू इंडियन बैंक्स, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक हैज डिसाइडेड टू एंड अप देयर ऑपरेशंस इन श्रीलंका। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों बैंकों के आपको नाम याद रखने हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में तो हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं, काफी बार चीजें बता दी है मैंने। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? एक्सिस बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ही है। इसके एमडी सीईओ का नाम क्या है? इनके एमडी सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है? अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। भाई एक्सिस है ना, एक्सिस तो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और इस तरफ इस एरो को बढ़ा दीजिए, इस तरफ इस एरो को बढ़ा दीजिए, और यहां पर क्या लिख दीजिए? बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो इस तरीके से आपको इसकी टैगलाइन याद हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर कर देता हूं कोई, ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। क्लियर है भाई? ठीक है। अगली चीज आती है कि एक्सिस बैंक का कब फाउंड हुआ था? एक्सिस बैंक कब फाउंड हुआ था? तो एक्सिस बैंक वाज फाउंडेड, अगर ओरिजिनल तौर पर हम बात करें तो 93 के अंदर, लेकिन इसका पहले कुछ और नाम हुआ करता था। वही नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था। तो एक्सिस बैंक पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता था, जो कि 93 के अंदर फाउंड हुआ था। और यूटीआई की फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कई बार यूटीआई की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। बाद में 2007 के अंदर, 30 जुलाई 2007 के अंदर यूटीआई बैंक का नाम चेंज करके रख दिया गया था एक्सिस बैंक, 31 जुलाई 2007 से। तो आपको डेट वगैरह याद नहीं करनी है, पहले नाम याद रखना है। यूटीआई बैंक हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक रखा गया था। यूटीआई बैंक 93 में लॉन्च हुआ था, और एक्सिस बैंक का नाम चेंज किया गया था 2007 के अंदर। इसका एमडीसीओ का नाम याद रखना है। आई होप आपको चीजें याद हो गई होंगी। अगला है कि किस बैंक ने डिजीजैन, एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एक कैंपेन लॉन्च किया है सेविंग और फिक्स्ड सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए, ऑनलाइन ओपन करने के लिए। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए डीजी जैन, जैन का मतलब जनरेशन है, डीजी जैन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू ओपन सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट डिजिटली, ऑनलाइन ओपन करने के लिए। तो इसका नाम है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, या आप जन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कह सकते हैं। ये पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी जन लक्ष्मी के नाम से, जिसको 2015 के अंदर, 2016 के अंदर कहूं मैं सही तरीके से, तो इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गए। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है, और इसकी न्यू टैगलाइन है पैसे की कदर। टैगलाइन क्या है? पैसे की कदर। और इसके एमडीसीओ काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके एमडीसीओ का नाम है अजय कनवल। अजय कनवल। भाई देखो, सिंपल सी बात समझो मेरी बात। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अकाउंट्स ओपन करने के लिए, कौन कौन से अकाउंट?
सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। यानी कि आप क्या करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना आप ब्रांच में विजिट किए हुए। उसका नाम क्या रखा है, उस कैंपेन का नाम क्या रखा है, डीजीजेन। क्या नाम रखा है, डीजीजेन। जिसके अंदर एफडी करते हैं तो आपको 7.5% पर एनम की दर से इंटरेस्ट मिलता है। आपको ये रेट वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रिलेटेड। इसके अंदर सबसे पहले हम देखें को ब्रांडेड कार्ड होता क्या है। जब दो कोई भी, एक बैंक और एक कोई कंपनी मिलकर कोई भी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, उसको को ब्रांडेड कार्ड कहा जाता है। तो आरबीएल बैंक ने जोमेटो फूड डिलीवरिंग ऐप के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। आरबीएल बैंक स्टैंड फॉर रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। आरबीएल बैंक अपनों का बैंक। आरबीएल बैंक ने जोमेटो के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। इसके अंदर क्या बेनिफिट होगा, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आंसर होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने किस फूड डिलीवरिंग ऐप के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आंसर क्या होगा, जोमेटो होगा। उल्टा सुल्टा कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो को ब्रांडेड कार्ड के अंदर क्या होगा कि जो जोमेटो के कस्टमर हैं वो ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आरबीएल के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराएंगे, तो आरबीएल को नए कस्टमर्स मिलेंगे, नई एसेट मिलेगी। ठीक है। दूसरा, जो आरबीएल बैंक के कस्टमर्स हैं, ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं जो जोमेटो वगैरह को यूज करते हैं, वो अब जोमेटो को ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, उनको क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा कि अगर वो ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उनको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पार्टीज का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। बैंक को नए कस्टमर मिलते हैं, जोमेटो को नए कस्टमर मिलते हैं, और बैंक कस्टमर्स को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। और जब दो पार्टीज मिलकर एक कार्ड लॉन्च करती है तो उसको को ब्रांड कार्ड कहा जाता है। जनरली ये को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड के अंदर ही की जाती है। हो सकता है कोई बैंक किसी एयरलाइंस कंपनी के साथ मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं। जनरली एयरलाइंस कंपनी के साथ मिलकर ही लॉन्च किए जाते हैं। फूड डिलीवरी के अंदर पहली बार, किसी फूड ऐप के साथ पहली बार इस तरह का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है पेटीएम, जिसकी पेरेंट्स कंपनी है 197 कंपनी। देखो 197 कंपनी, इसकी ये तो क्या है, पेरेंट्स कंपनी है, पेरेंट्स कंपनी है। इसने बनाया सबसे पहले पेटीएम, फिर एक नई कंपनी बनाई पेटीएम बैंक, फिर इसने एक और नई कंपनी बनाई पेटीएम मनी। ठीक है। इसी तरीके से 197 कम्युनिकेशन ने अपनी डिफरेंट सब्सिडरीज कंपनीज बनाई। अब पेटीएम ने पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी एक और बना दी है। यानी कि 197 कंपनी ने अपनी एक और नई कंपनी ओपन की है, जिसका नाम क्या है, पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी। पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी। तो यहां पर यही करंट अफेयर है आपका कि इंडियन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम्स subsidiary Paytm Insurance Broking has received the brokerage license from the Insurance Regulatory Development Authority of India। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं जहां पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर लाइसेंस प्रोवाइड कराता है IRDAI, क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। जैसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बनाया गया है, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए IRDAI बनाया गया है। आपसे यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेटीएम ने अपनी पेटीएम इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए किस कंपनी को बनाया है, तो आंसर होगा पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकरेज। क्या ये इंश्योरेंस कंपनी डेवलप की है ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पेटीएम ने इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च नहीं की है, जैसे एलआईसी ऐसे कंपनी लॉन्च नहीं की, इसने ब्रोकरेज कंपनी बनाई है। ब्रोकरेज का मतलब क्या है, बीच में जो दलाल होते हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। अब ये पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी क्या करेगी,
इस पर इनकी ऐप लॉन्च हो जाएगी। उस पर क्या होगा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सभी की इंश्योरेंस पॉलिसी इस पर लिस्ट हो जाएंगी और कस्टमर यहां पर आकर अपनी मनचाही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद पाएगा। यानी कि एक मीडिएटर का काम करेगा एक इंश्योरेंस कंपनी और एक कस्टमर के बीच में, और ये बीच में दलाली खाएगा। ठीक है, बीच में कमीशन खाएगा, दलाली ब्रोकरेज कह सकते हैं हम अच्छी लैंग्वेज में। ठीक है, और ये ऑलरेडी 30+ इंश्योरेंस कंपनी से तो ऑलरेडी ये टाई अप है, इंश्योरेंस कंपनी सेल करता है ऑलरेडी। अब इसने ब्रोकरेज कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बना दी है। हो सकता है आगे इंश्योरेंस कंपनी भी बना दे इन फ्यूचर, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, हर सेक्टर में घुसता जा रहा है। सबसे ज्यादा इसके अंदर चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। अब यहां से और क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आईआरडीए से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा गया है। आईआरडीए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसकी हिंदी में फुल फॉर्म रहेगी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। मोस्टली बच्चे यहां पर टिक करेंगे मुंबई, भाई मुंबई में नहीं है, कहां पर है, हैदराबाद। और हैदराबाद क्या मुझे बता सकते हैं किन दो राज्यों की राजधानी है, कैपिटल है, किन दो राज्यों की, किन दो स्टेट्स की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, और आपको याद रखना है आईआरडीएआई का चेयरमैन चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सुभाष चंद्र खुंटिया। समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी। आप इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं तो एक साथ निपटा ही देते हैं इंश्योरेंस से जुड़े हुए। तो आईआरडीए ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कहा कि एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाइए जिसको आम नागरिक भी ले सकें और जिसका प्रीमियम भी कम से कम हो, और ऐसी बनाइए। और वो जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो सभी इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड कराएंगी, भले ही उनका प्रीमियम अलग हो सकता है लेकिन उनके अंदर स्टैंडर्ड होगा। क्या स्टैंडर्ड होगा कि उनके अंदर जो इंश्योरेंस होगा वो एक फिक्स अमाउंट का होगा, जैसे 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का। तो आपसे यहां से आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो इसके कहने पर आईआरडीए ने एक प्लान दिया सभी कंपनियों को और इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम दिया आरोग्य संजीवनी। एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस नाम से अब सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ये इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, आरोग्य संजीवनी। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि आईआरडीएआई ने एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने के लिए कहा है सभी कंपनियों को, उसका नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा, आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी के अंदर कम से कम कितना पैसा इंश्योर्ड होगा, कितना इंश्योरेंस इंश्योर्ड होगा और मैक्सिमम कितना होगा। तो 1 लाख मिनिमम इंश्योर्ड होगा और मैक्सिमम जो अपर लिमिट होगी वो 5 लाख होगी। तो क्वेश्चन ये यहां से पूछे जा सकते हैं। और ये किस लिए बनाई गई है, ताकि सभी को ये इजीली अवेलेबल हो। सभी इंश्योरेंस कंपनियां इसी नाम से एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगी। उनका प्रीमियम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्रीमियम स्टैंडर्ड नहीं होगा क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नियम है। तो इसी इसी इंश्योरेंस पॉलिसी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च कर दिया है। उसका नाम क्या होगा, आरोग्य संजीवनी आरोग्य संजीवनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सबसे पहले एसबीआई ने लॉन्च कर दिया और काफी बाकी कंपनियों ने भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी ज्यादा डिटेल में चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अंदर आपके 3 पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जैसे हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 तो है ही है। और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। आरोग्य संजीवनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फ्लिपकार्ट के फॉर्मर सीईओ, जिसने फ्लिपकार्ट को फाउंड किया था, जिनका नाम है सचिन बंसल, ने खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया है। डीएचएफएल काफी लॉस में चल रही थी, डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस,
और इसको 100 करोड़ में सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं, सचिन बंसल और बिनी बंसल ने इसको फ्लिपकार्ट को फाउंड किया, तो उसमें से सचिन बंसल ने 100 करोड़ रुपए में किसको खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया है, एक्वायर कर लिया है DHFL जनरल इंश्योरेंस को। तो आपसे पूछा जाएगा कि DHFL को किसने खरीद लिया है, तो आंसर क्या होगा, सचिन बंसल ने। कितने करोड़ में खरीदा है, 100 करोड़ में। DHFL क्या है, DHFL की फुल फॉर्म है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो, वो एक सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है, WGC, वधवान लीड वधवान ग्रुप कैपिटल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2020 को कुछ सरकारी बैंकों का मर्जर हुआ। 10 सरकारी बैंकों में से 6 बैंकों में मर्ज हो गए। तो मुझे बताइए, बैंकों के मर्जर होने के बाद सेकंड सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा बन गया है, तो PNB सबसे सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। सबसे बड़ा तो SBI ही है। और PNB के अंदर कौन कौन से 2 बैंक मर्ज हुए हैं, एक UBI यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 2 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में मर्जर हुआ है। सबसे बड़ा बैंक SBI, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके अंदर देना बैंक और विजय बैंक मर्ज हुए थे। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक की बात की जाए तो कौन सा है, HDFC, और उसके बाद ICICI आता है। ठीक है, और भी जो बैंकों का मर्जर हुआ है वो भी आपको याद रखना है। जैसे मैं कहूं कि सिंडिकेट बैंक का मर्जर किसके अंदर हो गया है, केनरा बैंक के अंदर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो पहली बार IDFC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। पहले तो इस बैंक का नाम IDFC बैंक ही हुआ करता था, लेकिन 2018 के अंदर ये मर्जर हो गया था फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के अंदर, कैपिटल फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के अंदर IDFC बैंक का मर्जर हो गया। तो इन दोनों की ज्वाइंट वेंचर से एक नया नाम निकल कर आया, IDFC फर्स्ट बैंक। कैपिटल फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के साथ मर्जर हुआ था और नाम निकल कर आया IDFC फर्स्ट बैंक। तो अभी आपको क्या याद रखना है, इसके ब्रांड एम्बेसडर, और ब्रांड एम्बेसडर आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। दूसरा है, किस बैंक ने एनकासू प्रीपेड वॉलेट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका नाम है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है करूर में, करूर जगह का नाम, और करूर कहां पर है, तमिलनाडु में है। और करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। बैंक करने का एक स्मार्ट तरीका। इसने क्या किया है, एक प्रीपेड वॉलेट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, ये नाम याद रखना है, एनकासू। एनकासू का मतलब क्या है, माई कैश। ये तमिल लैंग्वेज का नाम है, तमिल लैंग्वेज में है ये एनकासू। एनकासू का मतलब क्या होता है, माई कैश। क्लियर है। ये प्रीपेड वॉलेट क्या होता है, प्रीपेड वॉलेट कार्ड क्या होता है, देखिए आपका अकाउंट है, ठीक है, तब तो आपको एक ATM कार्ड मिलता है, उसको ATM कम डेबिट कार्ड कहते हैं, जहां मर्जी वहां पर यूज करो। लेकिन आपके पास अकाउंट नहीं है, तो क्या आपके पास कोई कार्ड होगा, नहीं होगा। तो उस कंडीशन में भी आप एक कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड वॉलेट कार्ड, जिसके अंदर आप रिचार्ज कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से, किसी भी UPI से, और उसको कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। ये ठीक ऐसे है जैसे मेट्रो कार्ड, लेकिन मेट्रो कार्ड को केवल मेट्रो में ही यूज कर सकते हैं, इसको कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडियन ऑयल कंपनी ने BS4 फ्यूल कंट्री के अंदर प्रोवाइड करना, सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है।
Which company has become the first company to begin the supply of BS4 fuel across country? तो उसका नाम है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी सबसे पहले BS4 स्टैंडर्ड का फ्यूल पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करना, सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये BS4 क्या है? ये तेल की शुद्धता को जांचता है, प्रोवाइड कराता है तेल की शुद्धता। तो जब भी कोई कहीं पर भी किसी भी करंट अफेयर के अंदर आपको फर्स्ट वर्ड देखने को मिलेगा कि पहली बार कोई काम किया गया है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी ऐसी पहली कंपनी बन गई है जो BS4 स्टैंडर्ड का शुद्ध ऑयल पूरे कंट्री के अंदर सप्लाई करेगी। इसके 28,000 पेट्रोल पंप हैं, वहां पर हर जगह पर BS4 स्टैंडर्ड का आपको तेल मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा? सल्फर की मात्रा कम होगी, अल्ट्रा लो सल्फर ग्रेड का फ्यूल होगा। ठीक है, और इतना ही याद करना है। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए का जो नोट है उसके बारे में आप मुझे क्या जानकारी दे सकते हैं? सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। जैसे मैं कहूं कि करेंसी नोट्स पर किसके साइन होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? RBI के गवर्नर के। लेकिन मैं जब आपको कहूं कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, फिर भी आप कहेंगे RBI के गवर्नर। ना, ये सही नहीं है। RBI के गवर्नर के 1 रुपए के नोट पर साइन नहीं होते। 1 रुपए के नोट को इशू करने की पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ही है। और उस पर फाइनेंस मिनिस्टर के भी साइन नहीं होते हैं, उस पर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो अभी 2020 के अंदर प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपीज करेंसी नोट्स रूल यूनियन मिनिस्ट्री ने नए दिए हैं, नोटिफाई किए हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज नोटिफाइड द प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपी करेंसी नोट रूल्स। 2020 में 1 रुपए के नोट को दोबारा से प्रिंट किया जा रहा है। इसकी प्रिंटिंग बीच में बंद थी और उसको नए रूल के साथ किया जाएगा। क्या नए रूल होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। और करंट में फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है और उसी के इस पे सिग्नेचर होंगे। करंट में फाइनेंस सेक्रेटरी है श्री चक्रवर्ती। अतानु चक्रवर्ती, श्री अतानु चक्रवर्ती मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लीजिए। दूसरा है, ये किस कलर में प्रिंट होगा? अब की बार किस कलर में प्रिंट होगा? तो ये पिंक ग्रीन कलर में प्रिंट होगा, पिंक ग्रीन कलर में प्रिंट होगा। और इस पर क्या प्रिंट होगा? द पिंक ग्रीन कलर नोट विल हैव ए डिजाइन ऑफ ग्रेन्स, यानी कि गेहूं, विच depicts the agriculture dominance of the country। और इसका साइज भी आपको याद रखना है। इसका साइज क्या है? इसका साइज है 9.7 इंटू 6.3 सेंटीमीटर। आपको ये चीजें याद रखनी 1 रुपीज के करेंसी नोट के बारे में। अगला है, द बैंकर्स रिपोर्ट पब्लिश हुई है। द बैंकर्स जो एक टाइप की मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, जो ब्रिटिश मैगजीन है। और ये द फाइनेंशियल टाइम लिमिटेड के द्वारा लंदन के अंदर पब्लिश की जाती है। इस मैगजीन के अकॉर्डिंग हाईएस्ट इंक्रीज इन ब्रांड वैल्यू अमंग ग्लोबल बैंक्स, सबसे ज्यादा ब्रांड की वैल्यू किस बैंक की बढ़ी है 2020 के अंदर? इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। द बैंकर्स मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट, टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020। तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट जो ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हुई है, जो 122% की दर से इंक्रीज हुई है पिछले 12 महीने में, उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की सबसे ज्यादा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हुई है 122%। तो इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। और इसके एमडी सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया, सुमंत कठपालिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम किस ने लॉन्च किया है? वी थिंक प्रोग्राम लॉन्च किया है फेसबुक ने। इसके अंदर 1 लाख महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो डिजिटल साक्षरता है वो प्रोवाइड की जाएगी 1 लाख महिलाओं को डिफरेंट
स्टेट्स की महिलाओं को। तो ये भी याद रखना है कि कितनी महिलाओं को प्रोवाइड किया जाएगा। और किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने लॉन्च किया है। फेसबुक हैज लॉन्च द वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम अंडर विच 1 लाख वुमेन्स विल बी प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी। अगला है कि एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे लॉन्च करने के लिए परमिशन दे दी है। जैसे आप फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, ऐसे ही यूपीआई की सर्विस यूज करते हैं इनके अंदर, ऐसे ही अब व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे और पेमेंट रिसीव भी कर पाएंगे और पे भी कर पाएंगे। व्हाट्सएप के अंदर ही ये फीचर आ जाएगा। जैसे मेन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर जब किसी को मैसेज सेंड करते हैं वहां पर शेयर्स में क्लिक करते हैं तो वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे लॉन्च किया है और इसके थ्रू आप यूपीआई की सर्विस यूज कर पाएंगे। आपके एग्जाम में यूपीआई की फुल फॉर्म काफी बार पूछी जा चुकी है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखना, यूनाइटेड नहीं हुआ कभी भी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा सही मायने में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और यूपीआई किसकी सर्विस है? एनपीसीआई की। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और लास्ट क्लास में हमने इसके हेड के बारे में, सीईओ के बारे में भी जाना था। कौन है? दिलीप असबे। इसको किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई को। एनपीसीआई क्या है? रिटेल पेमेंट सेक्टर के अंदर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 2008 के अंदर लॉन्च किया था आरबीआई और आईबी और 10 प्रमोटर बैंकों ने मिलकर। ठीक है। दूसरा, इंडियन ओवरसीज बैंक की अथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर दिया गया है। अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है कि एक बैंक मैक्सिमम कितने रुपए तक के शेयर इशू कर सकता है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो अथोराइज्ड पहले लिमिट थी वो थी 15,000 करोड़ और उसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है 25,000 करोड़। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की अथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000 करोड़ कर दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विद। गुड पीपल टू ग्रो विद। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर और इसके एमडीसीओ हैं कर्णम शेखर। कर्णम शेखर। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखनी है। पेयू नाम तो आपने काफी बार सुना होगा। इस तरह का ग्रीन टाइप का एक लोगो होता है। पेयू क्या है? ये एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। पेयू क्या है? पेमेंट गेटवे कंपनी है। इसने रिसेंटली पेसीन को एक्वायर कर दिया है। पेसीन एक कंपनी है जो आपको छोटा मोटा लोन प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन। ऑनलाइन ही आपकी केवाईसी वगैरह कर लेती है और ऑनलाइन ही 50,000, 10,000, 5,000, लाख रुपए तक का आपको लोन प्रोवाइड करा देती है पेसीन। अब इसको एक्वायर कर लिया है और पेयू का से आपको क्या एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिसेंटली पेयू ने किस पेमेंट कंपनी को एक्वायर कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? पेसीन को एक्वायर कर दिया। पेसीन को किसने एक्वायर कर लिया है? पेयू ने एक्वायर कर दिया है। और पेयू कंपनी का एक और अपना खुद का प्रोडक्ट है लेजीपे। जब आप कई बारी बुक माई शो ऐप वगैरह यूज करते हैं या कहीं पर भी आपको पेमेंट करनी होती है तो वहां पर पेमेंट का, क्रेडिट का ऑप्शन आ जाता है। वहां पर आप बाद में पे कर सकते हैं, ईएमआई में पे कर सकते हैं। उसके लिए वहां पर एक ऐप का भी नाम आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा लेजीपे, यानी कि आप बाद में पे कर सकते हैं। ठीक है, उस पर थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो अब उसके बाद क्या करेगा? ये भी दोनों सेम ही बिजनेस की ऐप है, पेसीन भी और लेजी पे भी। अब इन दोनों को बाद में मर्ज कर देगा एक्वायर करने के बाद। ध्यान रखना कि लेजी पे इज पावर्ड बाय पेयू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन एम पैसा, जिसने पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेने के लिए भी अप्लाई किया था, तो लाइसेंस मिला था लेकिन इन्होंने सरेंडर कर दिया था लाइसेंस। और ये यूपीआई वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कंपनी है जो वॉलेट वगैरह की सर्विस प्रोवाइड कराती है, पैसे ट्रांसफर वगैरह करने के लिए, बिल पे करने के लिए, टिकट वगैरह बुक करने के लिए। अब इसका भी सरेंडर आरबीआई को, इसका भी लाइसेंस आरबीआई को सरेंडर कर दिया है वोडाफोन एम पैसा ने। अब इंडिया के अंदर वोडाफोन एम पैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराएगा। तो याद रखना है, वोडाफोन एम पैसा का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। लास्ट है, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं आपके। अगला है बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने इन पर लिस्ट होने वाली
जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं उनकी जो लिस्टिंग फीस है उसको 25% डाउनग्रेड कर दिया है, 25% फीस को रिड्यूस कर दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बीएसई और एनएससी ने दोनों ने एमएसएमई सेक्टर को लिस्ट एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज को इन पर लिस्ट होने के लिए कितनी फीस को कम कर दिया, तो 25% फीस को कम कर दिया है। फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कंपनीज BSE and NFC announced to reduce the annual listing fees by 25%। याद हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैटिक जीके देखते हैं। बीएससी और एनएससी से जुड़ी हुई। बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको फाउंड किया गया था 9 जुलाई ऑफ 1877 में, ठीक है। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर जो चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम है विक्रमजीत सेन और एमडी/सीईओ का नाम है आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखनी है आपको। एनएससी की बात करता हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको फाउंड किया गया था 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसके की पर्सन है, जो चेयरमैन है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी/सीईओ है विक्रम लिम्मे। विक्रम लिम्मे, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला है सिटी यूनियन बैंक से रिलेटेड। फॉर द फर्स्ट टाइम in India, a multi-language voice-enabled mobile banking application has been launched by City Union Bank। City Union Bank ने आप बोलकर इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने ऐप को, सिटी यूनियन बैंक की ऐप को, और वॉइस बेस्ड आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी सिटी यूनियन बैंक की ऐप। तो इसने लॉन्च की है। जैसे आप गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं, ऐसे ही सिटी यूनियन बैंक की ऐप के अंदर आप बोलकर बैंकिंग सर्विसेज का आनंद ले पाएंगे, बोलकर इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे ऐप को। और इसका हेडक्वार्टर है कुंबाकोनम में। कुंबाकोनम कहां पर है? तमिलनाडु में है कुंबाकोनम। आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, कुंबाकोनम जगह का नाम है और सिटी यूनियन बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और पहले इसका पुराना नाम कुंबाकोनम ही हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज करके सिटी यूनियन बैंक कर दिया गया था। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इंडिया के अंदर 2019 के अंदर जो एफडीआई है, उसने एफडीआई के अंदर कितनी सबसे ज्यादा, जैसे मैं एफडीआई की बात करूं तो किस नंबर पर एफडीआई हुई? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन अट्रैक्टिंग एफडीआई? तो 8वें पोजीशन पर आता है इंडिया। और ये बताया है हमें अंकटाड की एक रिपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहां से आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं कि सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करने में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक 8th है। ये किसने बताया है? ये अंकटाड ने बताया है। आपके एग्जाम में अंकटाड की फुल फॉर्म आती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और अंकटाड का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। अंकटाड का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास काफी लंबी हो गई, आप इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके इजीली देख सकते हैं और इसको 2-3 बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का, बैंकिंग का लास्ट 6 मंथ के जो स्पेशल बैंकिंग से जुड़े हुए जो मैंने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, तो पहली वीडियो भी आप जरूर देख लें। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर आप भी शेयर करें, जिससे मुझ में भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा अच्छी वीडियोस लाने के लिए और आपको और ज्यादा मन से पढ़ाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।